आप नमस्ते करने लगे, प्रणाम करने लगे, गुड मॉर्निंग करने लगे, गुड नाइट करने लग गए। हम आज भी राम राम कर रहे हैं। ये भी आरएसएस का ही प्रकल्प है। सरकार से इसमें हम सहयोग नहीं, काम सरकार का नहीं काम हम राष्ट्र का करते हैं। आजमगढ़ में लंबा कन्वर्जन है। शासक तो एक ऐसे भगवा और वस्त्र पहन के हिंदुत्व की बात करने वाले, फिर भी ये हो रहा है। शासन कुछ नियमों में बंधा रहता है। ऐसे ही एक विवाद ऐसे भी उठता है कि जो राष्ट्रगान है वो भी तो विवादित है। विचार करने वाले विचार कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं अधिकृत रूप में वही बता सकते हैं। जहां बात राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हो वहां धन की कोई कीमत नहीं। जिस भी समाज को भविष्य अपना ठीक करना है उसे इतिहास से प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्रजेश संग बतकही में। तो बतकही में खूब सारी बतकही होला, तो बतकही का सिलसिला आज यहाँ से शुरू किया जाए कि कवियों के लिए एक लाइन कही जाती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी सूर्य की रोशनी से पहले कवि की जो सोच है वहाँ पहुँच जाती है। कुछ ऐसे ही काम समाज में एकल अभियान कर रहा है, यानी जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पा रही वहाँ वो पहुँच के विकास और समृद्धि का नया अध्याय लिख रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ बतकही करने के लिए एकल अभियान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री माधवेंद्र जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बतकही में। सबसे पहले तो हमारे दर्शक को ये बताइए कि आखिर एकल अभियान है क्या और वो कैसे काम कर रहा है कि सरकारों से पहले वो पहुंच के काम कर दे रहा है, और खुद प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना पड़ रहा है कि जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल अभियान काम कर रहा है। एकल अभियान वास्तव में एक पीड़ा से जन्मा हुआ संगठन है। पीड़ा कैसी कि एक बहुत बड़े सम्मेलन में जो कि झारखंड के गुमला जिले में संपन्न हुआ था एक समय, उसमें दिल्ली से बहुत बड़े वक्ता गए हुए थे। उनका नाम सुनकर हजारों वनवासी उनको सुनने के लिए आए थे और सुनने के पश्चात जब मंच से नीचे उतरकर वो सज्जन कुछ प्रमुख लोगों से वार्ता कर रहे थे, उसी बीच एक प्रौढ़ आयु का वनवासी उनके पास पहुंचकर उनका कुर्ता हिलाकर उनसे पूछता है, उनको इशारा किया बात करने के लिए। तो उनका भी ध्यान गया और शेष जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनका भी ध्यान गया। सच ही है कि किसी वीआईपी की कोई कुर्ता हिला के संकेत करे, बात करना चाहे। तो पूछा उन्होंने, क्या बात है बाबा? तो जो जवाब दिया इन्होंने, इस वनवासी ने, ये बहुत विशेष था। वो जवाब था, बड़ा नाम सुनकर आए थे आपका कि दिल्ली से कोई बहुत बड़े वक्ता आ रहे हैं, लेकिन आज दिन भर आप सब लोगों का संबोधन सुनने के पश्चात बहुत निराशा हुई। अब यही तो आश्चर्य हो गया उन लोगों को भी कि इतने बड़े वक्ता के समक्ष ये व्यक्ति बोल रहा है कि बड़ी निराशा हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा वो वक्ता भी कौन थे। वो वक्ता थे श्रीमान भाऊराव देवरस जी, तत्कालीन सरसंघ चालक जी के छोटे भाई और संघ के वरिष्ठतम प्रचारक, कुशल वक्ता, अच्छे चिंतक, मेधावी छात्र। कितने मेधावी कि उनके नाम पर आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का नामकरण हुआ है, और किसी छात्र के नाम पर पूरे भवन में, पूरे परिसर में कुछ नामित नहीं है, एक ही है। इतने मेधावी, और मेधावी होने के कारण ही ये नामकरण हुआ था। तो उस वनवासी ने जब ये पूछा, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तो इन्होंने कहा कि आप सब लोग दिन भर जो बोले वो हिंदुत्व की रक्षा के बारे में बोलते रहे। अच्छा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुत्व तो आप ही लोगों ने उपेक्षित किया है। हम वनवासी लोग पीढ़ियों से हिंदुत्व को बचाए चले आ रहे। हम आज भी राम राम करते हैं, हम राम जोहार करते हैं, और आप नमस्ते करने लगे, प्रणाम करने लगे, गुड मॉर्निंग करने लगे, गुड नाइट करने लग गए। हम आज भी राम राम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो बनवासी भाऊराव जी देशमुख से बात कही थी जिन्होंने, कि हम अभी तक अपनी सभ्यता को बचा के रखें,
आज आजादी के बाद वो अपने ही धर्म से, अपने ही सरकार से, अपने ही घर में हार गए। हाँ, तो तब उस वनवासी ने जो चिंता व्यक्त की, बोले यहां पर हिंदुत्व की समस्या नहीं है। हमारे सामने संकट कब आता है, जब हम सोचते हैं कि हम तो अपना जीवन कैसे भी अनपढ़ के रूप में व्यतीत कर लाए। हम अपने बच्चों के बारे में, अपनी भावी पीढ़ी के बारे में विचार करते हैं। तब ध्यान में आता है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था सोचनी चाहिए। और शिक्षा के बारे में जब सोचते हैं तो गांव में हमारे विद्यालय है नहीं, क्योंकि छोटा गांव है। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर किसी गांव में, बड़े गांव में विद्यालय है सरकारी, तो वहाँ पर शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है वहाँ। हम जब किसी नगरीय विद्यालय में प्रयास करते हैं जाने का, तब मिशन के विद्यालय मिलते हैं वहाँ, मिशनरी स्कूल। हाँ, और मिशनरी स्कूल में मोटी फीस का सामना होता है। हम जब फीस माफ़ी की बात करते हैं, फ्रीशिप की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो प्रस्ताव आता है, चिंता वहाँ से प्रारंभ होती है। धर्मांतरण। वो प्रस्ताव ये होता है कि छोटा सा काम आप करिए, आपके बच्चे की पूरी शिक्षा की व्यवस्था हमारा संगठन करेगा, अर्थात मिशन करेगा। तो अब आप ये बताइए कि हम उनका कहना माने। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि आप अपने बच्चे के गले में लॉकेट डालिए, हमारा क्रॉस डालिए, और शेष चिंता हमारे हिस्से में छोड़िए। तो अब हम आपके हिंदुत्व को लेकर सचेत रहें, या हम अपने बच्चे की शिक्षा की चिंता करें? यहाँ संकट आता है। तो वही बात है कि ये बात अगर भाऊजीराव जी देशमुख से अगर किसी ने कही, 1990 के आसपास की बात है ये। हाँ, 88 में ये बात हुआ। आज़ादी के मतलब 3-4 दशक बीत चुके हैं। आज़ादी के 3-4 दशक बीतने के बाद अब तो अंग्रेज भी नहीं, आपकी अपने लोग, आपकी अपनी सरकार, आपका अपना देश और आपकी अपनी सल्तनत। उसके बाद एक हमारा भाई कह रहा है कि हम धर्मांतरण करने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें कमी भी हमारी है। निश्चित रूप से ये हमारे देश की सरकारों की अकर्मण्यता कहें या चिंता की दिशा कहें, सोच की दिशा, कहीं न कहीं कमी तो है। क्योंकि हम महानगरीय क्षेत्रों में अति उत्तम व्यवस्था कर ले गए, शिक्षा की करने में सफल हो गए, किंतु ग्रामीण क्षेत्र छूटे रह गए। ये सरकारी सोच की कमी तो है। तो एकल अभियान का एक जो विंग है, एकल विद्यालय के रूप में वहां पे काम करना शुरू किया। इसी परिस्थिति में हाँ। फिर समाधान देना था उनको। तब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार किया आदरणीय भाऊराव जी ने, और उसमें से समाधान निकला कि हम इन स्कूलों में कोई पब्लिक स्कूल खोल नहीं सकते, इन गाँवों में पब्लिक स्कूल खोल नहीं सकते, तो क्या किया जाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है वहाँ। तब ये निर्णय हुआ कि हम सिंगल टीचर स्कूल चलाएंगे। एकल शिक्षक विद्यालय योजना यहीं से प्रारंभ हुई। तो वो स्कूल कैसे काम करता है? कहाँ तक की पढ़ाई वहाँ होती है? एक टीचर तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना है, इतने टीचर की नियुक्ति कैसे करते हैं आप? ये टीचर आते कहाँ से हैं? जब ये विषय आया कि हम एकल शिक्षक विद्यालय चलाएंगे, तो बड़ी चिंता हुई कि इतने शिक्षक कहाँ से मिलेंगे। तभी हमने शिक्षक की कल्पना छोड़ करके आचार्य की कल्पना विकसित की। तो इस विद्यालय का स्वरूप कैसा बना कि छोटे छोटे गांव, सामान्य रूप से 30, 35, 40 बच्चे हमको मिल पाते हैं, जो 4 वर्ष से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के रहते हैं। उन बच्चों को 3 घंटे का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था इस विद्यालय के माध्यम से होती है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि औपचारिक नहीं है। औपचारिक नहीं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, अनौपचारिक तो शिक्षा। फिर भी वो बात तो अधूरी रहेगी ना कि जो व्यक्ति ने कुर्ता हिला के कहा था कि भाई एजुकेशन नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से एजुकेशन तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जो हम कर पाए, आप ठीक कह रहे हैं, जो हम कर पाए, हम अर्थात संगठन कर पाया हमारा, वो ये था कि बच्चे 4थी कक्षा की तैयारी हमारे विद्यालयों में करवाई जाती है उनकी।
कर पाए और चौथी कक्षा की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो इतने सक्षम हो गए कि वो दूर गांव वाले विद्यालय में जाकर अपना प्रवेश करा सके। यानी आज के दौर में हम कुछ आसान शब्दों में समझे तो हमने किडजी वाली व्यवस्था, प्ले स्कूल वाली व्यवस्था हमने गांव में कर दी कि आओ बैठो, बैठने की आदत पड़ जाएगी, गोला तीर बनाना सीख जाओगे, अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान हो जाएगा, अच्छा शब्दों का बोध हो जाएगा, ये वाली व्यवस्था की गई। तो 1 लाख विद्यालय तक अपनी पहुंच है। हाँ, 1 लाख गाँव एक विद्यालय से अधिक हो गए। 1 लाख विद्यालय में यानी 1 लाख आचार्य और ऐसे काम कर रहा है। तो ये भी आरएसएस का ही प्रकल्प है। देखिए, आरएसएस के जो प्रकल्प हैं सीधे सीधे वो अन्य नामों से चलते हैं। हाँ, आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा चलाए गए हजारों प्रकल्प हैं, उनमें से एक प्रकल्प ये भी है। तो ये मतलब आरएसएस का डायरेक्ट आरएसएस नहीं चलाता सीधे, तो आरएसएस तो केवल शाखा चलाता है। ऐसे तो ये देखिए, ध्यान में रखिए। ऐसे तो विद्या भारती कहा जाए, वो भी आरएसएस नहीं चलाता। नहीं चलाता है। अच्छा, एबीपी नहीं चलाता, बीजेपी ना नहीं चलाता है। तो अभी देखिए जो संघ सुनील बंसल हाँ, भाई हाँ। साहब है वो प्रचारक थे। हाँ। मोदी जी पहले प्रचारक बिल्कुल थे। आपके द्रौपदी मुर्मू जी मैं- पहले मैं- आपके एकल विद्यालय के आचार्य थे। मैं स्वयं ही संघ का 3य वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। इसका अर्थ ये थोड़ा है कि इसको आरएसएस चलाता एक फिल्म आई थी हॉलीडे। हॉलीडे में क्या होता है कि अक्षय कुमार छुट्टी पे आता है, वो ऐसे लोग का नेटवर्क तैयार करता है कि जो छुट्टी पे हैं वो मिशन पे तो होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते हैं। तो मतलब मिशन एक ही है। मिशन तो है, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना, ये मिशन तो है ही। हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान बिल्कुल है, कोई संकोच नहीं इसमें। वही मिशन वही है, मिशन वही है। बाकी रास्ते जो भी हों। हाँ हाँ। अच्छा, तो इतने बड़ा नेटवर्क को चलाने के लिए फंड कैसे अरेंज होता है? क्योंकि इतने बड़े, ऐसा भी होगा कि मतलब जो भी गांव में रहता होगा, 1 लाख आचार्य हैं, उनको भी जीवन यापन करना होता होगा, उनके भी सैलरी की व्यवस्था। इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, वो कैसे अरेंज होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पूरे तंत्र में कोई एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉय न होने के कारण, चूंकि केवल कार्यकर्ता हैं, इसलिए बिल्कुल अत्यंत न्यूनतम राशि में, जिसमें उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इतना व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए हम समाज के सामर्थ्यवान वर्ग, और सामर्थ्यवान ही नहीं तो अति सामान्य वर्ग के सामने भी हम प्रस्ताव रखते हैं, उनको काम दिखाते हैं, काम का महत्व समझाते हैं और फिर सहयोग प्राप्त करते हैं। यानी समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज के लोग ही इसको चलाते हैं और समाज उत्थान करते हैं। सरकार से इसमें हम सहयोग नहीं लेते। सरकार से, और काम सरकार का करते हैं? नहीं, काम हम राष्ट्र का करते हैं। अच्छा, तो सरकार को भी करना चाहिए था, हाँ। लेकिन उसने नहीं किया तो वो जाने, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमको करना चाहिए, हम कर रहे। आज़ादी के इतने साल बाद भी एकल अभियान जैसी संस्था को आगे बढ़ के ये काम करना पड़ रहा है। क्यों नहीं सरकारें वहां पहुंच पा रही? क्यों नहीं सरकार वहां काम करे? मनसा नहीं है, करना नहीं चाहते, या बजट की कमी है? एक समय मंशा नहीं थी, शायद बजट भी सीमित रहा होगा, किंतु आज अब हम आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना चुके, आज वो स्थिति नहीं बची है। आज जहाँ एकल विद्यालय चल रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी जब से ये सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ तो बड़ी क्रांति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में। तो आज वो चीज़ नहीं बची है। इसलिए कई बार हमसे ये कहा भी जाता है, अब एकल विद्यालय की क्या आवश्यकता है? वही, हाँ, तो हमने भी अपने पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। एक समय था हम शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से गए थे, किंतु अब हम अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान से ऊपर बढ़कर आज जो हमारी स्थिति है, मुख्य रूप से हम ऐसे बच्चों को जो किसी औपचारिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किंतु वहाँ से मिले हुए होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि माता पिता अशिक्षित हैं, परिवारों में शैक्षणिक वातावरण नहीं है, अधिकांश परिवार नशे में डूबे हुए दिखते हैं शाम के समय, तो बच्चा बेचारा परेशान होता है, कक्षा में पिछड़ता है। तो उसको शाम के समय हम अपने विद्यालय में बुलाकर उसका विद्यालय से मिला हुआ गृह कार्य कंप्लीट करवाते हैं हमारे आचार्यगण,
यह एक बड़ी भूमिका है आज एकल विद्यालय की। साथ ही हमने शारीरिक शिक्षा को महत्व देते हुए खेल कूद की ओर एक कदम बढ़ाया है, मजबूत कदम बढ़ाया है। इस दृष्टि से हम उन बच्चों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। हम खेलकूद के सवाल पे आगे आएंगे। आपके खेलकूद के बारे में मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ा कुछ दिन पहले। लेकिन अभी वहीं पे आते हैं कि विद्यालय पे अभी देखिए, इस्लामी जब भी लव जिहाद होता है तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। एक लव जिहाद होता है कि इन्होंने लव जिहाद किया, वहाँ लव जिहाद, तो खूब सदन से लेके हर जगह रोड पे आ जाते हैं, हिंदू संगठन आ जाते हैं। लेकिन ईसाई मशीनरी देखिए, पूरा गांव उन्होंने कन्वर्ट कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। मेरठ में मामला आ रहा है लगातार, आजमगढ़ में मामला लगातार आ रहा है, लखीमपुर खीरी में लगातार मामला आ रहा है। थारू बेल्ट है, वो पूरा कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला, लेकिन क्रॉस लटका रखा है और चर्च बना रखा है घर में। सच है। और लखीमपुर खीरी तो बहुत दूर की बात हो गई। आपका लखनऊ ही शेष कहाँ बच रहा है? मोहनलालगंज। नहीं, नॉट ओनली मोहनलालगंज। हाँ। लखनऊ जिला पूरे चारों ओर सब तरफ मिशन का जाल फैला हुआ है। साउथ लग रहा है कि इंडिया से मतलब हिंदू ही नहीं बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। केरल में केवल साउथ नहीं, हाँ। आपका नॉर्थ ईस्ट का भी वही हाल है। तो वही बात है, तो इस पे बात क्यों नहीं होती है? हाँ, ये राजनेताओं को सोचना चाहिए। अब हमारे विचार परिवार के अनेक संगठन, अनेक कार्यकर्ता इस पर बहुत बहस करते हैं, बात करते हैं, प्रयास करते हैं, किंतु शासन को विचार करना चाहिए। अब देखिए, मतलब आप ही के दूसरे रास्ते से उसी मंजिल पे पहुंचने वाली 7 साल से यहाँ पे पार्टी है, लेकिन नो मैंस लैंड जो नेपाल एरिया में आता है, लखीमपुर खीरी में, थारू बेल्ट में आप ही के संस्थान द्वारा मुझे कहा गया था, मैंने जाकर वहाँ स्टोरी की थी, लंबा कन्वर्जन है। और आजमगढ़ में लंबा कन्वर्जन है। शासक तो एक ऐसे हैं भगवा और वस्त्र पहन के हिंदुत्व की बात करने वाले, फिर भी ये हो रहा है। शासन कुछ नियमों में बंधा रहता है, कोई भी शासक रहेगा। नियम कैसे हैं कि यदि आप जबरन धर्मांतरण करेंगे तो आपके खिलाफ कानून काम करेगा, साजिश करके धर्मांतरण करेंगे तो आपके खिलाफ कानून काम करेगा। किंतु इन शक्तियों ने, विधर्मियों ने नीति क्या अपनाई है, आपको सुनकर बड़ा हंसी भी आ सकती है और आश्चर्य भी होगा। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो तब का काला पानी, आज का पर्यटन केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके विकास का विषय सामने आया। शासन के अधिकारी विकास के लिए चिंतित थे। उनकी समस्या में सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पास मैन पावर नहीं था, मजदूर नहीं थे। शाम के समय चर्च के कार्यकर्ता भी और सरकारी मशीनरी के लोग भी एक साथ बैठकर चाय पीते थे और विचार विमर्श करते थे। उसी में जब यह समस्या सामने आई कि लेबर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस द्वीप समूह का, तो चर्च के कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव रखा, हम आपको पूरा कर सकते मैन पावर। कैसे पूरा करेंगे? तो हमारी कुछ शर्तें रहेंगी, उनको आप स्वीकार कर रहे तो हम मैन पावर उपलब्ध कराएंगे आपको। शर्त क्या है? तो शर्त बहुत छोटी सी है, हम जो आदमी लाएंगे आपके काम के लिए उनको आप सरकारी कर्मचारी घोषित करिए, मास्टर रोल पर लीजिए, हम व्यवस्था कर देंगे। सहमति हो गई, क्योंकि कोई विकल्प था नहीं। अधिकारियों ने अपने विभाग से परामर्श किया और अनुमति दे दी। इधर रांची और उसके दोनों तरफ वर्तमान का झारखंड और छत्तीसगढ़, इस पूरे इलाके में चर्च में सूचना फैला दी गई, सरकारी नौकरी चाहिए तो चर्च में नाम लिखाओ। लिखाया, खूब लोगों ने नाम लिखाया, सबको बसों में बिठाया गया, ट्रेन में बिठाया गया और बिठा करके कलकत्ता पहुंचा दिया गया। कलकत्ते में जब उनको शिप पर बिठाया गया तो उनका जो टिकट हाथ में आया, उस टिकट में नाम दूसरा था। उन्होंने शोर मचाया, बोले भाई हमें लगता है ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई, कहीं से गलती हो गई नाम लिखने में, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब तो एक ही उपाय है, या तो आप उतर जाइए, मत जाइए, और नहीं तो आप चलिए यहाँ से, वहाँ नाम आपका ठीक करवा दिया जाएगा।
जिसने आश्वासन दिया वो तो नीचे उतर गया, चला गया, इनको लोड कर दिया शिप पर। वहाँ जब उतरे तो इनकी अटेंडेंस उसी नाम से प्रारंभ हुई। जो दीनदयाल थे वो डैनियल बन गए वहाँ। अब परेशान, क्या करें, कर कुछ सकते नहीं थे, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। नौकरी चाहिए, नहीं तो भूखो मरो। नौकरी चाहिए तो ये अपने नाम है पैसे से तुम्हारा, वापस जाओ। ये नाम है तुम्हारा, और नहीं तो वापस जाओ। तो वापस कहाँ से जाओ, सामर्थ्य ही नहीं। मजबूरी में काम शुरू किया। उनका धर्म भी क्रिश्चियन लिख दिया गया, अब वो चलने लगे। ऐसे कन्वर्जन हुआ है, प्रारंभ हुआ है आपके द्वीप समूह में। ये देखिए कि एक बात और है कि हिंदू धर्म में अगर कोई अगर आपसे कहे धीरे से आके किसी और धर्म का कि लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, मैं आ जा रहा हूँ, तो किसी के पास है नहीं देने के लिए, खाने की अपनी व्यवस्था नहीं। हाँ। इतना ज्यादा कन्वर्जन करने के लिए आखिर वो फंड कहाँ से लाते हैं? स्कूल की व्यवस्था कहाँ से हो जाती है? हॉस्पिटल कहाँ से आ जाते हैं? भारत में मिशनरीज ने शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो को आधार बनाया अपने काम का। लेकिन अभी मैं जब स्टोरी करने गया था तो वहाँ पे मोटरसाइकिल, स्कूल, घर, लिंटर घर, ये सब मिला हुआ था। हाँ। तो वो कहाँ से ये बात पैसा आता है? ये तो उनके संगठनों के द्वारा विश्व भर से संग्रह होता है और पूर्ति होती है। आखिर वो उस फंडिंग, जैसे आप फंडिंग पे भी तो हाँ, रोक लग रोक, सकते। बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही। और आपको ध्यान में होगा कि दान से संबंधित छूट की अनेक धाराएं, अनेक सुविधाएं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध हैं। उनमें से एक सुविधा होती थी जिस धारा का नाम था 35AC। वो धारा खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? इसीलिए खत्म हुई, लेकिन फिर तमाम भी आज संगठन उसका दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि उसमें 100% टैक्स रिबेट मिलती थी। अनेक संगठन उसका दुरुपयोग कर रहे थे। दूसरी चीज़ आपको आश्चर्यजनक लगेगी कि अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को वर्तमान सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है। वो ऐसी ही थीं जिनका लेखा जोखा संदिग्ध मिला, कुछ के प्रमाण भी मिल गए, ऐसी तमाम संस्थाएं ब्लैकलिस्ट हुई हैं। वो उनकी अपनी समस्याएं हैं, कहानी है, वो सरकार उनसे निपटने का प्रयत्न करती है। लेकिन हम लोगों तक जो समाचार आते हैं वो ये है कि सरकार नहीं करती, ऐसा नहीं, लेकिन सरकार की सीमाएं तो रहेंगी। आपके बड़े भाई, कहा जाए कि एकल अभियान का बड़ा भाई सत्ता में बैठा हुआ है। एक एकल अभियान एक भाई बीजेपी, दूसरा भाई आरएसएस, तीसरा भाई क्या कहते हैं एबीपी। तो फिर भी नकेल जिस हिसाब से कसनी चाहिए, देखिए पहले सवाल मेरा जो आ जाए, नकेल जिस हिसाब से कसनी चाहिए, नकेल अगर ठीक से कस दी गई होती, वो अगर जब जहाँ से लीकेज अगर उसको भर दिया गया होता तो आज पानी टपक नहीं रहा होता। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, किंतु ये बात मुझसे कहने के बजाय आपको सरकार से कहना कहा ना पड़ेगा। आपके बड़े भाई साहब। देखिए, बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, ये तो सामने वाला कुछ भी धारणा बना सकता है, हर कोई स्वतंत्र है उसके लिए। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि हमारे ऊपर ये आरोप नहीं है, आपके ऊपर आरोप नहीं, हमारे मतलब हमारे संगठन पर आरोप नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं या उसके लिए काम करते हैं। अब इसी में हम आते हैं संभल में भी जो हाल ही में हुआ, बदायूं जैसे मामले लगातार, उसके बाद सरकार ऐसे कि पाठ्यक्रम बदला जाएगा, मुगलों का इतिहास हटाया जाएगा। इतिहास के झरोकों में देखना कितना जरूरी है समाज के लिए? जिस भी समाज को भविष्य अपना ठीक करना है उसे इतिहास से प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। तो फिर अगर भविष्य नहीं सुधारना है, हाँ। जैसे मरकर जी रहे हैं ऐसे ही जीते रहना है, कचरे में ही पड़े रहना है, तो फिर इतिहास जैसा है ठीक है। और अगर भविष्य उज्जवल करना है कि हमारी माँ की बहनों के साथ जो हुआ, हमारी दादी की बहनों के साथ जो हुआ, वो अब हमारी पोतियों के साथ न होने पावे, यदि यह संकल्प है तो इतिहास से सीखना पड़ेगा। इतिहास से सीखने की जरूरत है। एक चीज़ और कि एकल, जैसे आपने कहा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए काम करता नॉट है। ओनली हिंदी, हाँ, हिंदू और हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदू और हिंदुस्तान, क्योंकि हम सब भाषाओं का, भारत की सब भाषाओं का सम्मान अभी संगठन के बारे में और आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग ने बहुत ज़्यादा उत्थान करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी गए, लद्दाख में भी आपने काम किया, तो वहाँ पे तो आप अल्पसंख्यकों के लिए भी आ गए। बिल्कुल, लेकिन देश वहाँ जुड़ रहा है ना। हम देश, वहाँ के नागरिकों के साथ भी जब हमने वार्ता की कि क्यों आपको आगे बढ़कर
सक्रिय भूमिका में आना चाहिए। तो उनको भी हमने यही बात बताई, आपको यदि अपनी कश्मीरियत बचानी है तो आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़िए, काम करिए। तो कश्मीर में काम करना, लद्दाख में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर एक हिंदू संगठन होने के नाते। आपका जो फ्लैग है वो भी भगवा है, वो तो पहले दिखते ही लग जाता अच्छा ये कोई हिंदू संगठन आ रहा है। चुनौतीपूर्ण प्रारंभ में था, जिस समय आतंकवादी चरम पर, गतिविधियां चरम पर थीं। हमारे वहाँ के चूंकि सारे के सारे कार्यकर्ता मुस्लिम ही हैं, इसलिए उस समय उन कार्यकर्ताओं को भी अनेक बार परेशान किया गया, किंतु अब लगभग ना के बराबर हैं कहीं कहीं पर, लेकिन ना के बराबर है। पहले के दौर में ऐसा होता था जब यहाँ सपा सरकार रही होगी, बसपा सरकार रही होगी, यूपीए 1 यूपीए 2, आप तब संगठन में जुड़े हुए थे, ऐसा कहा जाता था बजरंग दल वाले लोग को गुंडा कहा जाता था, जो भगवा लिया है, तिलक लगाया है, हे दृष्टि से देखा जाता है। एक विचारधारा, एक परपाठी इस दौर में बदली है। तो उस समय काम करना कितना मुश्किल था? उस समय कठिन था, सामाजिक संस्थाओं के लिए, हाँ। सामाजिक संस्थाओं के लिए, और विशेष रूप से हिंदू का नाम लेकर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं को कठिन पड़ता था काम करना, सच में मुश्किल हाँ था। हाँ, निश्चित कठिन। कुछ ऐसी कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो कि जहाँ पे बस भगवा झंडा या फिर कुछ होने के कारण रोक दिया गया हो? अनेक बार रोका गया। हम राम जन्मभूमि के समर्थन में कुछ विचारक लखनऊ के अमीनाबाद में झंडे वाला पार्क में एकत्रित हो रहे सभा करने के लिए। आपको आपत्ति है तो आप चारों तरफ से पुलिस लगा लीजिए। नहीं, हम आने ही नहीं देंगे, हमको लखनऊ में प्रवेश नहीं करने दिया गया। चौक उस समय बॉर्डर माना जाता था लखनऊ का, रोक दिया गया चौक में। किसकी सरकार थी उस समय? सरकार कांग्रेस की थी, नहीं आने दिया गया। इतना मुश्किल था? बिल्कुल, जिद पूर्वक रोक लिया गया। और कैसे है उस समय? उस समय ऐसा होगा कि जब सरकारें आपके साथ नहीं है तो समाज के जो समृद्ध लोग हैं वो भी डरते होंगे, संकोच करते थे कि अगर अभी गए। निश्चित रूप से संकोच करते थे, और उसका परिणाम भी ये था कि एक समय था 2004 तक हमारे पास 11,000 विद्यालय थे पूरे देश भर में, या कहें कि 11,000 गाँवों में ही हम काम कर पा रहे थे, और आज हम 1 लाख पार कर पाए। तो निश्चित रूप से समय का प्रभाव पड़ता है। मैं यूँ समझूं तो आप सबसे ज़्यादा माइक्रो लेवल पे पहुंचने वाली वो संगठन है जो सबसे गांव तक जिनकी पहुंच है। उतना बीजेपी आरएसएस किसी का नहीं है। हाँ। किसी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता होगा, लेकिन आपका एक आचार्य एक गांव में मौजूद है। यानी अगर 5 लाख के आसपास गांव है तो 1 लाख गांव में आप तो स्कूल के माध्यम से ही हैं। हाँ। 1/4। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में इतना ज़्यादा काम करने के बाद, ऐसा शासक होने के बाद भी यूपी में बीजेपी इतनी कम सीटें लोकसभा चुनाव में आती है। इस पे आप क्या मतलब आपने अपना गुड़ा गणित लगा पाए आप? देखिए, चुनाव का जो गणित है ये बड़ा विचित्र होता है। मैं सबसे पहले ये मोहनलालगंज को समझना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे आपके 400 विद्यालय के आसपास हैं। देखिए, विद्यालय का चुनाव से तो सीधा नहीं, संबंध मैं है नहीं, किंतु शासक हाँ। मैं जो चुनाव को अब तक के जीवन में मैं जो समझ पाया कि चुनाव का जो गणित होता है वो बड़ा विचित्र होता है। मुझे ध्यान में है, मेरे सगे चचेरे भाई श्रीमान भगवती सिंह जी यहीं से लखनऊ जिले से प्रत्याशी हुआ करते थे। अनेक बार जीते, अनेक बार हारे, अनेक बार मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब नहीं इस दुनिया में। उनके चुनाव क्षेत्र का एक गांव, आज जो बख्शी तालाब सीट कहलाती है, तब महोना कहलाती थी, उस सीट का एक गांव शुक्लनपुरवा, हम अपने उस समय के किसी कार्यकर्ता के साथ भ्रमण कर रहे थे और रात में उस गांव में पहुंचे हुए थे, और भोजन में मिलने में समय था, तब तक लोग आ गए हमारे पास की, तब तक कुछ बोल के सुना दीजिए। रात का सन्नाटा, 9 बज रहे थे रात के, गांव का बिल्कुल शांत वातावरण, और उसमें माइक सौंप दिया गया। भोजन में बताया गया कि 40 मिनट कम से कम लगेगा, तो हमारे 40 मिनट फिक्स हो गए, और 40 मिनट हमने जो ललकार के बोला, गांव वालों को संबोधित किया। अगले दिन हमारे भाई साहब उस गांव में पहुंचे, सारा तख्ता पलट चुका था।
और उसके अगले दिन चुनाव था। वो दिन हमारा अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का। रात भर में, मतलब एक स्पीच से गांव का वोटर पलट सकता है, इसका उदाहरण। उन्होंने कहा, हमसे पूछा कि तुम वहां जाके क्या समझा के आ गए लोगों को। तो हमने कहा सच्चाई बताई, बस और कुछ नहीं किया हमने किसी के विरोध में बात ही नहीं यही की। आरोप लगता है हाँ। कि पहले मेरे को याद है कि मैंने ओटीसी किया हुआ है, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कहते थे कि हाफ पैंट वाले को अपने पास बैठने मत देना, कि अगर वो आपके पास बैठ गया तो आपके घर में घुस जाएगा और सबका ब्रेन वॉश कर देगा, सच्चाई बता देगा। भाई अगर सच्चाई से, और ये सच है कि उसको हमारे यहाँ गांव में कहते थे पहले कि जो बच्चा, तब दतून चलती थी, दतून ठीक से न करता हो, करने में हेजिटेट फील करता हो, उसको उसके दांत गंदे होने लगते थे, तो दांत साफ करवाने हैं तो क्या करना, तो उसकी दाल में सिरका डाल दो। सिरके वाली दाल खाएगा, दांत अपने आप चमक जाएंगे उसके, क्योंकि वो क्लीनर का काम कर देता है, बिना किस बताए अपने आप काम करता है, टेस्ट के साथ काम करता है। सिरके की विशेषता होती, टेस्टी भी होता है और क्लीनर भी होता है। तो ऐसी भूमिका में हर वो कार्यकर्ता, केवल संघ का स्वयंसेवक नहीं, हर वो कार्यकर्ता, हर वो नागरिक जो अपनी जगह पर स्वार्थ से रहित है। व्यक्ति झूठ तभी बोलता है जब स्वार्थ में डूबता है। स्वार्थ से रहित है तो वो सच्चाई बोलने के लिए मजबूर रहता है, ये तो चुप रहता है, ये सच बोलता है। और सच जब भी किसी के सामने लाया जाएगा तो अंतिम क्षण में क्या है, आप देखते हैं अनेक बार विवाह की बेदी से बेटियां उठ जाती हैं, बेटे उठ जाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी इसके साथ। आप हम सवाल पे जहाँ थे वहाँ से आपने बहुत खूबसूरती से दूसरी तरफ आ गए। वहाँ था कि इस बार हार का आपने कारण की क्या समीक्षा की? हाँ, हम ठीक वहीं ला रहे। जो हार की मूल बात रही, हमारे देश के ग्रामीण मतदाता का भोलापन। एक स्लोगन जो चला पूरे देश में, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अगर ये फिर से आ गए तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे मतलब क्या कर देंगे? अरे तुम ज़्यादा मत समझो, तुम केवल इतना समझो कि तुम्हारा आरक्षण खत्म होने वाला है, बस। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए इनको बिल्कुल नहीं आने देना। ये बहुत हिट फार्मूला रहा इस बार का। अब मोदी जी के लिए जो हथियार रहा 2014 में सोशल मीडिया, वही इस बार। हाँ देखो, हथियार तो कभी भी किसी के साथ भी क्रिएट होगा तो उसके काम आएगा। संविधान बदलने का नारा इस बार ज़्यादा बिल्कुल हानिकारक रहा। आगे अभियान क्या सोच रहा है कि 1 लाख विद्यालय तक आप पहुंच गए, 1 लाख गांव तक आपकी पहुंच हो गई, आगे ये संगठन अब मतलब देश समृद्धि के लिए क्या सोच रहा है? कौन सी योजना, कौन सी पॉलिसी, क्या ऐसा किया जाए जिससे समाज में और समृद्धि आए? देखिए, एक जो बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के युवाओं में जाने अनजाने में एक बात भर दी गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में, कि तुमको नौकर बनना है। वो समझ ही नहीं पाया। और नौकर में भी क्या बनना है? तो बाबू बनना है। बाबू शब्द इतना गरिमामय बना दिया गया कि आज गांव की नई नवेली बहू अपनी प्रथम संतान को, अपने उसके पति को क्या संबोधन करेगी वो संतान? तो बस बाबू, बाबू सोना, बाबू कहना शुरू करवा देती है कि अपने पिता को बाबू कहो। मतलब बाबू बहुत बड़ी चीज हो गई। यह सोच जो है, इस सोच से समाज को बाहर लाना पड़ेगा। कैसे? वो उसका एक ही उपाय है, वो है स्किल डेवलपमेंट का। आज जो तकनीकी विहीन हो गया है समाज। एक जमाना था गांव के कोई 1-2 व्यक्ति कहीं जॉब करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज के समय में देखिए, पहले खेती पे किसान निर्भर था। हाँ। लोग खेती करते थे, अब खेती भी कहाँ है? नहीं यूरिया है, मिलता नहीं है कहीं पे, देखिए खाद मिलता नहीं, गाय है नहीं, गोबर होगा नहीं, वो भी गोबर डाले, कैसे ये संभव है? यही तो बात है। केवल खेती पर क्यों निर्भर रहना? स्किल में फिर तमाम चीजें हैं ना। अभी कल मैं YouTube पर बच्चों का कोई कार्यक्रम देख रहा था,
वो आहा टमाटर करके एक आहा गीत टमाटर, आता है, हाँ। वो गीत मैं सुन रहा था, अपनी पोती को सुना रहा था, और साहब उसी समय एक विज्ञापन आ गया। विज्ञापन क्या था कि आप घर बैठे ये पेंसिल्स हैं और ये बॉक्स है, इस आपके घर पहुंचा दिया जाएगा रॉ मटेरियल, और पेंसिल्स को बॉक्स के अंदर भरिए और महीने में इतने 1000 रुपए कमाइए। क्या समस्या है भाई? ऐसी तमाम कंपनियां घूम रही समाज में, माचिस हमको बनाने वाले, और पैकिंग क्या, करने हाँ, माचिस की तीलियों की पैकिंग, ऐसी तमाम कंपनियां जो एजेंट्स उनका माल लेकर के नीचे तक उतारते हैं। फिर वही कहेंगे, फिर वही एजेंट फिर क्रिप्टो के आपको क्रिश्चियन बना देंगे। नहीं, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ तो सचेत हमको स्वयं रहना पड़ेगा कि हमको कौन धर्म भ्रष्ट करना चाह रहा, उससे तो स्वयं सचेत यही रहना। अभी जो मैंने एक सवाल बोला कि इससे आप लोग कैसे लड़ते, जो एक वर्ड नया गया क्रिप्टो वाला। नहीं, इससे अभी हम लड़ाई की नीति नहीं बना पाए हैं कि हम कुछ कैसे करें, ये चिंता का विषय जरूर है। समाज को भ्रमित करके जो लोग छल कर रहे हैं समाज के साथ, तो उससे निपटना बहुत कठिन है। ये आज का बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो अभी समझ ही नहीं आता, वो नाम भी नहीं बदलते हैं। हाँ, नाम नहीं बदलते, अपनी पहचान नहीं बदलते हाँ, हैं। कुछ नहीं बदलते, लेकिन क्रिश्चियन हो गए अब। बस गले के अंदर क्रॉस लटका दिए, फीलिंग चेंज कर दी, और एक पहली पीढ़ी फीलिंग चेंज होती है और नेक्स्ट जनरेशन उसकी सोच बदल जाती है। देश के बाहर चली जाती है। अच्छा, आप देखिए ना कि इस समय बहुत ही चीज़, जब ये मैं आपके संगठन और आपके बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, लोग से रिसर्च कर रहा था, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला कि बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव पंजाब में भी हो गया है। हाँ, क्या सच है? पंजाब का बुरा हाल है। जबकि पंजाब कहा जाता है में सरदार सर कटा लेगा, लेकिन अपनी पगड़ी नहीं उतरने देगा। ये सब बातें इतिहास की बातें हो गई। लड़ाकू होते थे नहीं, लड़ाकू आज भी हैं। तो अगर सरदार कन्वर्जन कर ले रहे हैं। मैंने बताया ना, जब भी आप स्वार्थ में डूब जाएंगे तो फिर कुछ भी बेच सकेंगे आप। इसी समाज के लोग, इसी देश के लोग अपनी बेटियां बेचने को तैयार हो जाते हैं ना। बिक रही ना बेटियां इसी समाज में, और केवल अनपढ़ की बिक रही, ऐसा नहीं, पढ़े लिखों की बिक रही। स्वार्थ में डूब करके लोग कर रहे, क्या कहा जाए। तो यानी जो मैंने आपके कार्यकर्ता, बिल्कुल सच बात है। इस समय क्रिप्टो क्रिश्चियन पंजाब में बहुत ज्यादा। पंजाब में हमारे काम का विरोध हुआ है। अच्छा, हाँ, आसान नहीं हमारे लिए काम कर पाना, कठिनाइयां हैं तमाम तरह की, और वो वही लोग कर रहे और बाकी जो क्रिश्चियनिटी के लिए जोर लगाए बिल्कुल प्रयासरत हैं। बाकी साउथ में देख लिया जाए, केरल में वहाँ के जो सीएम है वही वो हैं, तो क्या ऐसा वहाँ पे काम करना पॉसिबल है? केरल में भी हम एक ही जिले में हैं। मतलब वहाँ भी काम नहीं कर पा रहे, तो साउथ में कैसे? ऐसे साउथ तो में कठिनाई साउथ नॉर्थ से अलग हो जाएगा। कठिनाई है। हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तीन में अच्छी संख्या में काम कर पाने में सफल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में कम है, लेकिन हैं, किंतु केरल में सबसे कम है। अच्छा, जो अभी आप खेल कूद के माध्यम से बच्चों को अगर आप जो जोड़ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने नागपुर में किया था, करीब 1400 बच्चों की संख्या नेशनल खेलने पहुंची थी। तो मान लेते हैं कि 2800 या फिर 5000 स्टेट लेवल पे हर जगह रही होगी, और एक बहुत बड़ा, मतलब वहाँ से देखा जाए तो करीब एक अच्छा 20-30 लाख की संख्या आपके पास बच्चे खेल रहे हैं, तो उतने परिवार तक आप हैं। अच्छा प्रभाव है, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है, हर व्यक्ति, हर प्राणी खेलना चाहता है, और खेल को भी मैंने और सुना अपग्रेड भी कर रहे हैं। हाँ, और जो नहीं खेल पाते हैं उसका मूल कारण है उनको अवसर नहीं मिलता। इच्छा सबकी होती है, अवसर नहीं मिलता है। तो आप उन्हीं गांव के बच्चों के लिए, अब सुनने में आया कि आप अपग्रेड करने हाँ, वाले हम हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों के खेल के अनेक प्रकार के अवसर जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप नेशनल लेवल पे प्लान कर रहे हैं कुछ बेहतर, गांव के बच्चे अब गांव के बच्चे भी अच्छे पुरस्कार राशि के साथ खेलने का अवसर पावें, ये उनका भी ऑप्शन हो। ऑक्शन होगा नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन उनको अच्छे सम्मान के साथ अवसर मिले, वो भी टीवी के स्क्रीन पर दिखाई पड़ें, ये सोच तो जरूर है। आपको क्या लगता है कि
मतलब सरकारें अगर बेहतर काम करें तो क्या एकल की जरूरत है या नहीं है? सरकारी मशीनरी के हृदय नहीं होता है, हृदय होता ही नहीं है। वो नियमों के आधार पर काम करने वाली मशीनरी होती है, अर्थात उसके ब्रेन तो होता है, हृदय नहीं होता, हार्टलेस होती है। और हृदय विहीन कोई भी तंत्र कभी भी आत्मीयता से काम नहीं कर पाता है, इमोशन नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। तो जो समाज में संस्कार देने वाला पक्ष है, समाज को नैतिकता सिखाने वाला पक्ष है, वो पक्ष हमेशा समाज से ही पूरा हो पाएगा। वो चाहे हमारे धर्म शिक्षक गण हों, चाहे संत महात्मा गण हों, और चाहे एकल अभियान जैसे संगठन हों। अनेक संगठन हैं जो यही कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इतने बड़े संगठन के आप संगठन मंत्री हैं कि राम मंदिर चले हो गया, किन जन्मभूमि विवाद पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सब सच्चाई पर आधारित विवाद है। जहाँ हमारे अर्थात जहाँ हिंदू समाज के मंदिर को तोड़ करके या इंक्रोचमेंट के जरिए कोई दूसरा आस्था केंद्र विकसित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, ये तब था जब हम गुलाम थे, जब हमारे ऊपर आक्रांताओं का शासन चल रहा था। आज हमारा अपना शासन है, हमारी अपनी न्याय व्यवस्था है, तो ऐसे सब विषयों पर नियम आधारित सुनवाई हो करके तथ्यों के आधार पर निर्णय होना ही चाहिए। और इसी कड़ी में एक सवाल ये भी आता है कि चलिए जो जगह है वो बात है ज्ञान व्यापी कृष्ण भूमि, ठीक है। पहले एक नारा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो लेकिन बात तो काशी मथुरा तक की थी, आप तो संभल भी जाके परेशान कर रहे, बदायूं के लिए भी चला जा रहा है। देखिए, ये आपका प्रश्न तो ठीक है, किंतु मैं अधिकृत वक्ता नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा। ये विश्व हिंदू परिषद का विषय है, किंतु फिर भी मैं याद दिला दूं, केवल याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। उस समय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने कहा था ये बात कि 3 दे दो, 3 दे दो, हम बाकी सब छोड़ देंगे। तो वो तो पैक्ट वहीं खत्म हो गया, न तुमने 3 दिया और न हम बाकी भूले। तब सभी नहीं, क्यों भूलेंगे? भारत की न्याय व्यवस्था है और न्याय पाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। केवल कोई संगठन ही ठेकेदारी लेके नहीं चल सकता, समाज का जन सामान्य ऐसी रिट फाइल कर सकता है। एक बार मैंने पूछा था किसी पुलिस ऑफिसर से कि एफआईआर कराने का अधिकार किसको होता है? जो पीड़ित है उसको, जो घायल हो गया उसको? तो उसने कहा कि रोड के किनारे चलने वाले अत्यंत सामान्य जन को भी कोई आपत्तिजनक घटना देख करके उसकी सूचना थाने को पहुंचाने का अधिकार होता है, वही एफआईआर कहलाती। प्रथम सूचना देने का अधिकार सबके पास होता है। लेकिन उसी कड़ी में आप देखिए कि बात बस जगह लेने की नहीं है, बात नाम बदलने तक चली गई। मुगल सराय पंडित दीनदयाल हो गए, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, फिर उसी कड़ी में अलीगढ़ संभल, कई नाम ऐसे हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि अगर मैं बस मुगल सराय की बात करूं तो मुगल सराय के मैं एक स्टोरी कर रहा था, उस समय मैं एक दूसरे संस्थान में था, ये पब्लिक है सब जानती है, शो कर रहा था। तो आ गया रेलवे स्टेशन में, स्टेशन मास्टर साहब और 2-3 लोगों के साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि मुगल सराय को बस पंडित दीनदयाल करने में, जो बाकी सॉफ्टवेयर और इन सब चेंज करने में इतने 1000 करोड़ रुपए का कुछ लागत आया। उतना अगर बजट आ जाता तो ये थोड़ा और पॉलिश हो जाता, 2 ट्रेन चल जाती, एक ट्रैक बन जाता, जो भी है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ये नाम बदलना जरूरी है कि वो विकास की गंगा पर है? देखिए, एक बहुत सामान्य सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक युवक एक युवती, इन दोनों का विवाह होना ये सामाजिक आवश्यकता है हमारी। इसके 2 तरीके हैं, एक है कोर्ट मैरिज और एक है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में करोड़ों रुपए फूंक देना, पूरी शान के साथ सारे समाज को आमंत्रित करके आयोजन संपन्न करना, और कोर्ट मैरिज में कुछ जो स्टाम्प के रुपए खर्च होते होंगे, मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, कुछ बिल्कुल न्यूनतम राशि में कोर्ट मैरिज संपन्न हो सकती है। तो कौन सी उचित है? उन स्टेशन मास्टर साहब से पूछिए, आप अपने बेटी की शादी कैसे करना पसंद करेंगे? जहां बात राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हो, वहां धन की कोई कीमत नहीं रहती।
यानी स्वाभिमान पहले। राष्ट्रीय स्वाभिमान पहले, राष्ट्रीय नॉट पर्सनल स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान पहले। क्योंकि नाम और पे बहुत विवाद जिस हो रहा राष्ट्र के पास स्वाभिमान ही नहीं, आप सोचिए ना कि भारत को इंडिया क्यों कहा गया था। भारत बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में कोई समस्या थी क्या? उच्चारण करने में कोई समस्या थी? ऐसा था नहीं। फिर क्यों किया गया? हमारे स्वाभिमान को डैमेज करने के लिए भारत का नाम इंडिया किया गया। है। उसका क्या शाब्दिक अर्थ है? इंडिया के पीछे और क्या है, आपको हंसी आ जाएगी सुन करके। इंडिया शब्द क्यों किया गया? जबकि अंग्रेजी भाषा का नियम है कि प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, फिर भी किया नाउन गया। का ट्रांसलेशन नहीं होगा। हाँ, फिर भी किया गया। क्यों किया गया, ये अगर सच में जानना ही चाहते हैं तो आप इनकी डिक्शनरी संपर्क कीजिए, आपको इंग्लिश पता की। है? और इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी वो ऑक्सफोर्ड की ही मानते हैं। भार्गव जी की डिक्शनरी जो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होती है वो प्रामाणिक नहीं मानते। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए और उसमें आप इंडियन शब्द का अर्थ खोज लीजिए। मुझे पता है, आपने पढ़ रखा है। मेरे दर्शक जान जाए, फिर मैं देखूंगा, फिर नया वीडियो बनाना पड़ेगा। इसी वीडियो में उन्हें पता चल जाए इंडियन शब्द का क्या मतलब है। एक शब्द है आउटडेटेड। अच्छा, इंडियन मीन्स आउटडेटेड। आउटडेटेड कितना खतरनाक शब्द है, आप सोच के देखिए। आप मेडिकल स्टोर पर जाइए मेडिसिन खरीदने, एक्सपायर वाला, और आउटडेटेड मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी हो उसको खरीदना चाहेंगे क्या? नहीं खरीदना चाहेंगे। पूरी विश्व बिरादरी में इंडियंस को आउटडेटेड घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित किया था? क्योंकि अंग्रेज इस धोखे में थे, इस भ्रम में थे कि अब तो ये हमेशा के लिए यहाँ हो गए। उनको ये सोच में ही नहीं था कि ऑक्सफोर्ड ये भी खरीद लेंगे। हाँ, ये कभी भारत आजाद होगा, ये सोचा ही नहीं था। हाँ। दूसरा शब्द आउट ऑफ फैशन। इंडियन मीन्स आउट ऑफ फैशन। अच्छा, मतलब चलन से बाहर, बड़ा आउट ऑफ फैशन। आपने तो नहीं पहनी, लेकिन आपके पिताजी ने पहनी होगी जरूर, बेल बॉटम। मैंने खूब पहनी है और वो उस समय गौरव का विषय होती थी क्योंकि इन फैशन थी। और अब वो आउट ऑफ फैशन हो गई, कोई नहीं उसको पसंद करता है, सब उपहास की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा ही इंडियन शब्द का अर्थ था कि भारतीय सब आउट ऑफ फैशन हो गए। लेकिन और तीसरा शब्द है, वो अंग्रेजी में क्या शब्द लिखा मुझे ध्यान करना पड़ेगा, उसका हिंदी का अर्थ है झगड़ालू। अच्छा, इंडियन मीन्स झगड़ालू। तो भारतीय झगड़ालू हैं। जो इतने शालीनता का दुष्प्रभाव झेलने वाला समाज इतनी बर्बादी सहन कर लिया लेकिन शांत भाव से, और उसको अंग्रेजों ने लिख दिया कि झगड़ालू है। लेकिन एक सवाल इसके साथ, जैसे आपने इंडियन शब्द का बताया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऐसे ही एक विवाद ऐसे भी उठता है और कि जो राष्ट्रगान है वो भी तो विवादित है। बिल्कुल। और वही बात ये है, कौन करेगा, कब करेगा, ये समय बताएगा। किंतु जो आपने प्रश्न उठाया, प्रश्न बिल्कुल सही है। क्योंकि किस संदर्भ में बनाया गया था, राष्ट्रगान 56 सेकंड का है नहीं, किस संदर्भ में बना था ये निश्चित रूप से विचारणीय है भावी पीढ़ी के लिए। लेकिन हम जैसा भी हम लोग जनरेशन, हम तो कहते हैं आई एम इंडियन, प्राउड बी इंडियन। हाँ, यही तो स्वाभिमान तोड़ने के लिए ही तो समझा दिया गया। अगर तो ये सिलेबस में बात आएगी ही नहीं, ये हटाया ही नहीं जाएगा। नहीं, हटाया ही नहीं जाएगा ऐसा मत सोचिए। हटाया कौन जाएगा। हटाएगा यह जरूर सोच सकते हैं आप। जैसे अगर देखा जाए तो प्रचारक अटल जी थे, वो भी पीएम के पद तक गए। प्रचारक मोदी जी भी थे, उनको भी ये पता है, वो पिछले अब तो कहा जाए 11 साल से सत्ता में है। तो अब इससे अब नहीं हटेगा तो फिर कब हटेगा? ऐसा नहीं है, विचार नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, विचार करने वाले विचार कर रहे हैं। क्या क्या विचार कर रहे हैं अधिकृत रूप में वही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, ना मेरी जानकारी में है। कभी आप भी अपनी तरफ से तो पर्ची भिजवा सकते, भाई मैं भी छोटा प्रचारक। सबका काम बटा हुआ है। अच्छा, जिनके जिम्मे जो काम है वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वक्फ बोर्ड नियम को आप कैसे देखते हैं? गलत देखते हैं।
हटना ही चाहिए। समाज को धोखे में रखकर जो भी कानून बनाया गया, ऐसे सारे कानून समाप्त होने ही चाहिए। जब बना तब कोई हु हल्ला नहीं, हाँ, चुपचाप कुछ भी कर ले जाइए। और आज जब उसको हटाने की बात है तो क्यों इतना हु हल्ला? और उनका- मिले सुर मेरा तुम्हारा सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, सबका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, इसमें तो लुका छिपी कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि देखिए ना क्या क्या नहीं हो गया पिछली बार, तो सब बिल्कुल, जगह बिल्कुल, मिले सुर बिल्कुल। मेरा तुम्हारा। तो फिर जब ऐसा ही है तो किसी एक को तो कह देना चाहिए, चलो भाई पिछली बार 80-20 हुआ तो किस पे विवाद क्यों हो जाता है? होना चाहिए, लेकिन राजनीति तो आप जानते हैं, राजनीति है, राजनीति का क्या? राजनीति के संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूं, लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है राष्ट्रधर्म। उस पत्रिका का अक्टूबर 84 का अंक, उसमें एक कविता प्रकाशित हुई थी 6 पृष्ठ की, जिसका शीर्षक था तेरा तो मौरूसी हक है। कब- मौरूसी मतलब खानदानी हक है। अच्छा, कब हुआ था? अक्टूबर 84। इमरजेंसी के? नहीं, हाँ वो दिन दुर्भाग्य से वो दिन था हाँ। जिस दिन आदरणीय इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ। अच्छा, वो ठीक है, दिन 30 अक्टूबर 84 को अंक प्रकाशित हुआ था। ठीक है। वो अंक, उस अंक में 6 पृष्ठ की कविता क्या? बिहार के किसी लेखक की लिखी हुई। एक राजनेता, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अपनी संतान को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित कर रहा है और वो समझा रहा है, और वो पुत्र मना कर रहा है कि राजनीति बहुत कठिन चीज है, हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा ऐसा क्यों बोलते हो? कहो नीति करो अनीति, इसी को कहते हैं राजनीति, इसमें कठिन क्या है? तो उधर से उत्तर आया कि माता जी ये तो पाप है, नीति की बात कह के अनीति का व्यवहार करना तो पाप है। तो फिर उधर से दूसरी ओर से उत्तर आया। मुझे लग रहा है कि आपको पूरी कविता याद है, तो मेरे वो नहीं, पूरी नहीं याद है। इतनी ही याद है। हाँ, नहीं, ऐसे कुछ कुछ पंक्तियां ध्यान में हैं। कोई और पंक्ति? और सबसे अंतिम पंक्तियां बता देता हूं। जब सब प्रकार से हार गया वो पुत्र अपनी माँ से वाणी विलाप में, तब अंत में कहा, जाओ माते वचन देता हूं, दिल्ली की गद्दी के हित आजन्म लड़ूंगा, राहुल जब गद्दी संभाल ले तभी हटूंगा। ये अच्छा। वचन था, ये वचन था, राहुल जब गद्दी गद्दी संभाल ले तभी हटूंगा। ये तो दुर्भाग्य बेचारे को हत्या हो गई। अच्छा, मैं समझ गया, वैसे दर्शक भी समझ गए, नाम ही काफ़ी है। तो ये थे आज हमारे साथ बतकही चौक में बतौर मेहमान एकल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय माधवेंद्र जी। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बतकही चौक को सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे इजाज़त, राम राम।